कहते हैं कि महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन एक दोधारी तलवार है। ये आपको ऊपर भी ले जा सकती है और आपका गला भी काट सकती है। कभी कभी सबसे खतरनाक जुर्म वो बंदूक या चाकू से नहीं होता, बल्कि इसी एम्बिशन से होता है। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसी ही डार्क ट्विस्टेड दुनिया की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसका नाम है मोनिका ओ माय डार्लिंग। वाह! हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें एक ऐसी कहानी में ले जाते हैं जहां एक औरत है मोनिका और 3 मर्द हैं जो उसे रास्ते से हटाना चाहते थे। लेकिन वो खुद ही एक जाल में फंस जाते हैं। हाँ, एक ऐसे जाल में जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। और ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है ना? ये लालच, धोखा और सत्ता के खेल की कहानी है। सही कहा। जहां कोई भी किरदार मतलब दूध का धुलय नहीं है, हर कोई ग्रे शेड में है। हम देखेंगे कि कैसे एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और कैसे एक छोटा सा लालच किरदारों को एक ऐसे दलदल में खींच लेता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। तो हमारे श्रोताओं ने जो स्रोत हमें भेजे हैं उनके आधार पर चलिए इस उलझी हुई कहानी की एक एक परत को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आखिर छिपा क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक हाईटेक रोबोटिक्स कंपनी यूनिकॉर्न ऑटोमेशन की फैक्ट्री से। माहौल बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, एकदम सामान्य। देव प्रकाश नाम का एक कर्मचारी है, अपने दोस्त गौरव से बात कर रहा है, बहुत खुश है। वो बता रहा है कि भाई वो अपनी गर्लफ्रेंड शालू से शादी करने वाला है, भविष्य के सपने देख रहा है। और अगले ही पल मतलब बात करते करते ही एक विशाल रोबोटिक आर्म उसे बेरहमी से कुचल देती है। सब खत्म एक झटके में। और यहाँ से कहानी का असली टोल सेट होता है। बिल्कुल। कंपनी के लिए देव की मौत कोई ट्रेजेडी नहीं, बस एक कह सकते हैं एक दिक्कत है जिसे रास्ते से हटाना है। हाँ, वो इसे एक तकनीकी खराबी बताकर मामला रफा दफा कर देती है। और सारा इल्जाम सेफ्टी ऑफिसर पर डालकर उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो पहला गुनाह है जिस पर आगे की पूरी साजिश की नींव रखी जाने वाली थी और इस वक्त किसी को इसका अंदाजा भी नहीं था। बिल्कुल। अब कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है और हमारी मुलाकात होती है कहानी के हीरो से, या शायद एंटी हीरो, जयंत अरखेटकर। एक मिडिल क्लास लड़का जो बहुत मेहनती है। हाँ, अपनी मेहनत और तेज दिमाग के दम पर उसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंच गया है। और इतना ही नहीं, उसकी सगाई भी हो चुकी है। वो भी कंपनी के मालिक सत्यनारायण अधिकारी की बेटी निक्की से। मतलब जयंत के लिए तो भविष्य एकदम सुनहरा लग रहा है। लेकिन नियो नोआर कहानियों में कुछ भी सुनहरा नहीं होता। हर चमक के पीछे एक अंधेरा छिपा होता है। और जयंत का अंधेरा है उसका एक राज। उसका कंपनी की सेक्रेटरी मोनिका मचाडो के साथ अफेयर चल रहा है। और यही कहानी में पहला बड़ा भूचाल आता है। एक दिन मोनिका जयंत से मिलती है और कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूं और ये बच्चा तुम्हारा है। और इसके साथ ही वो जयंत को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। वो सिर्फ पैसा नहीं चाहती। नहीं, वो सिक्योरिटी चाहती है, एक पहचान चाहती है। यहीं पर मोनिका एक क्लासिक फेम फैटाइल के किरदार में हमारे सामने आती है। फेम फैटाइल मतलब एक ऐसी औरत जो बहुत आकर्षक, रहस्यमयी और खतरनाक होती है। हाँ, जो मर्दों को अपने जाल में फंसाती है और फिर उन्हें अपने इशारों पर नचाती है। मोनिका का जयंत को ब्लैकमेल करना इसका सटीक उदाहरण है। लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, ये फिल्म इस क्लासिक आइडिया को भी पलट कर रख देगी। और कहानी यहीं नहीं रुकती। नहीं, जयंत को एक अनजान चिट्ठी मिलती है जो उसे एक होटल के कमरे में बुलाती है। उसे लगता है मोनिका ने बुलाया है। हाँ, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कमरे में पहले से ही 2 लोग मौजूद थे। कंपनी के CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अरविंद और मालिक का बेटा निष्कांत। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि मोनिका उन दोनों को भी ठीक यही कहानी सुनाकर ब्लैकमेल कर रही होती है। सोचिए जरा, एक ही कहानी, एक ही प्रेगनेंसी और 3 अलग-अलग मर्द, और तीनों को यकीन है कि बच्चा उसी का है। ये मोनिका की चालाकी तो दिखाते ही है। लेकिन साथ ही इन तीनों ताकतवर मर्दों की अंदरूनी असुरक्षा और डर को भी उजागर करता है। अब ये अफेयर सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि उनके करियर, उनकी इज्जत और उनके भविष्य के लिए एक सीधा खतरा बन चुका है। तो अब इन तीनों के सामने एक ही सवाल है, इस मुसीबत से कैसे निकला जाए? और वो एक बहुत ही खतरनाक फैसला करते हैं। मोनिका को रास्ते से हटाना होगा। हाँ, एक पूरी साजिश रची जाती है, काम बांटे जाते हैं। मालिक का बिगड़ैल बेटा निष्कांत कत्ल करेगा, हमारा हीरो जयंत लाश को ठिकाने लगाने में मदद करेगा, और CFO अरविंद सबूत मिटाएगा। और यहीं वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे बेवकूफी भरी गलती करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट। एक मिनट, आप उस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें।
ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मतलब 3 पढ़े लिखे ऊंचे पदों पर बैठे लोग कत्ल की साजिश का एक लिखित कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। हाँ, कोई ऐसा क्यों करेगा? यही तो इस कहानी का मनोविज्ञान है। जब इंसान डर और घबराहट में होता है तो उसका तर्क काम करना बंद कर देता है। उन्हें एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। बिल्कुल, उन्हें डर था कि कहीं कोई पीछे न हट जाए या बाद में एक दूसरे को ही ब्लैकमेल न करने लगे। तो अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने सबूत बना लिया। ये सोचे बिना कि यही सबूत उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बनेगा, उन्होंने खुद अपने गले में फांसी का फंदा डाल लिया। तो प्लान बन गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अब आती है कत्ल की रात। प्लान के मुताबिक निष्कांत मोनिका के घर में घुसता है और अंधेरे में एक औरत का गला घोट देता है। ये सोच करके वो मोनिका है। हाँ, इसके बाद जयंत और अरविंद लाश को ठिकाने लगाने के लिए जंगल जाते हैं। लेकिन तभी एक तेंदुआ सामने आ जाता है और दोनों की हवा टाइट हो जाती है। वो लाश वहीं छोड़ के भाग आते हैं। अगली सुबह जब जयंत ऑफिस पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जिसे उन्होंने रात में मार दिया था वो मोनिका अपनी डेस्क पर बैठकर काम कर रही थी, जिंदा। सोचिए जयंत की क्या हालत हुई होगी। और कहानी में ट्विस्ट ये है कि पुलिस को जंगल में जो लाश मिलती है वो मोनिका की नहीं बल्कि उनके अपने साथी निष्कांत की होती है। और यहीं से कहानी का डार्क ह्यूमर सामने आता है। जो मारने गया था वो खुद मर गया और जिसे मरना था वो जिंदा है। उनकी पूरी फूल प्रूफ साजिश पहले ही कदम पर एक भद्दा मजाक बनकर रह गई। अब वो शिकारी नहीं बल्कि खुद शिकार बन चुके हैं। और उन्हें ये भी नहीं पता कि उनका दुश्मन आखिर है कौन। तो अब सवाल ये नहीं रहा कि कातिल कौन है, बल्कि ये हो गया है कि अगला कौन मरेगा। बिल्कुल, इससे कहानी का पूरा टेंशन ही बदल गया। और दर्शक अब जासूस नहीं बल्कि जयंत के साथ साथ खुद भी एक शिकार की तरह महसूस करने लगता है। डर और लाचारी का माहौल बनाने के लिए ये एक बहुत ही असरदार तरीका है। अब केस की जांच आती है एसीपी नायडू के हाथ में। एक बहुत ही चालाक, मजाकिया और थोड़ी करप्ट पुलिस अफसर। वो पहली नजर में समझ जाती है कि ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। इसी बीच सीएफओ अरविंद को ऑफिस में एक कुरियर मिलता है। जैसे ही वो उसे खोलता है उसमें से एक जहरीला सांप निकलकर उसे डस लेता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसके तुरंत बाद जयंत को भी वैसा ही एक पार्सल मिलता है, लेकिन वो किसी तरह बच जाता है। और उस पार्सल के साथ उसे उनके मर्डर कॉन्ट्रैक्ट की तस्वीरें मिलती हैं। अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। कोई चौथा खिलाड़ी है मैदान में। हाँ, जो उनकी साजिश के बारे में सब कुछ जानता है और एक एक करके सबको खत्म कर रहा है। उससे और डर में जैन सीधा मोनिका के पास पहुंचता है। उसे लगता है ये सब उसी का खेल है। वो उसे लगभग मार ही देता है पर रुक जाता है और तभी मोनिका एक चौंकाने वाली बात कहती है, मैंने किसी को नहीं मारा जयंत, पर मुझे पता है कि कातिल कौन है। लेकिन इससे पहले कि वो नाम बता पाती वो जहरीली वाइन पीकर गिर जाती है और जयंत की आंखों के सामने मर जाती है। ये कहानी का एक और बहुत बड़ा मोड़। हाँ, जो किरदार अब तक हमें एक शातिर विलेन, एक फेम फटाल लग रहा था, वो खुद एक शिकार बन जाता है। इससे तो दर्शक की सारी धारणाएं बदल जाती हैं। बिल्कुल। अब जयंत अकेला बचा है और उसे पता है कि कातिल का अगला निशाना वही है। अपनी जान बचाने के लिए अब जयंत के पास खुद जासूस बनने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो 6 महीने पहले हुए उस फैक्ट्री हादसे की फाइलें फिर से खंगालता है, जिसे सब भूल चुके थे। और उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। उस दिन रोबोट खराब नहीं हुआ था, उसे जानबूझकर मैनुअली ओवरराइड किया गया था। देव की मौत एक हत्या थी। और जब वो इस बात की तह तक जाता है तो सारे तार जुड़ते हैं देव के सबसे अच्छे दोस्त गौरव से, जो अब जयंत का होने वाला साला भी है, मतलब निक्की का भाई। और देव की गर्लफ्रेंड शालू का भी भाई। जयंत जब गौरव से सवाल जवाब करता है तो गौरव टूट जाता है और सारा सच उगल देता है। वो देव की गर्लफ्रेंड और अपनी ही बहन शालू से एक तरफा प्यार करता था। जब उसे पता चला कि देव और शालू शादी करने वाले हैं तो वो जलन में अंधा हो गया और उसने रोबोट को हैक करके अपने ही दोस्त को मार डाला। और यहाँ पर कहानी की सारी बिखरी हुई कड़ियां जुड़ जाती हैं। हाँ, हुआ ये कि मालिक के बेटे निष्कांत को गौरव का ये राज पता चल गया था और वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इसीलिए जब उसे मौका मिला तो गौरव ने सबसे पहले निष्कांत को मारा और फिर उसने अरविंद को सांप से मरवा दिया ताकि कोई सुराग ना बचे। कहानी का असली सीरियल किलर वो था जो अब तक सबकी नजरों के सामने एक मासूम दोस्त और दुखी भाई बनकर घूम रहा था। अंत में गौरव जयंत को भी उसी तरह रोबोट से मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जयंत बच निकलता है और आत्मरक्षा में गौरव को मार देता है। तो अब सारे कातिल मारे जा चुके हैं, जयंत बच गया है, कहानी यहाँ खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? लग तो ऐसा ही रहा था,
लेकिन एक आखिरी पर्दा उठना भी बाकी था। और सबसे बड़ा धोखा भी। हम्म। एसीपी नायडू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और दुनिया के सामने एक बिल्कुल नई कहानी पेश करती है। वो कहती है कि मोनिका का कातिल तमांग राणा नाम का एक शख्स था, जो उसके होने वाले बच्चे का पिता था। और उसने अपराध बोध में आत्महत्या कर ली। केस ऑफिशियली बंद। लेकिन असली सच कुछ और था जो हमें दिखाया जाता है। मोनिका असल में कंपनी के मालिक सत्यनारायण अधिकारी के बच्चे की मां बनने वाली थी। और अपने साम्राज्य और अपनी इज्जत को बचाने के लिए सत्यनारायण ने ही तमांग राणा के जरिए मोनिका को जहर देकर मरवाया था। और एसीपी नायडू ने पैसे और पावर के बदले इस पूरे सच पर पर्दा डाल दिया। ये इस कहानी का सबसे कड़वा सच है कि सत्ता और प्रभाव के आगे न्याय कैसे घुटने टेक देता है। असली अपराधी हमेशा पर्दे के पीछे सुरक्षित रहता है। अंत में जयंत उस मर्डर कॉन्ट्रैक्ट को गौरव के घर में जला देता है। उसे लगता है कि वो इस जाल से बाहर निकल आया है, सब खत्म हो गया है। लेकिन तभी उस घर के हर कोने से सांप निकलने लगते हैं और स्क्रीन काली हो जाती है। ये क्लासिक नियो नोअर अंत है। ये हमें बताता है कि आप कानून की नजरों से भले ही बच जाएं, लेकिन अपराध बोध और पाप का साया आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। बिल्कुल। जयंत कानूनी तौर पर आजाद है, लेकिन वो नैतिक रूप से हमेशा के लिए उस जाल में फंस चुका है। वो सांप कोई असली सांप नहीं है। नहीं, वो उसके अपने गुनाहों का प्रतीक है, जो उसे जिंदगी भर डराते रहेंगे। तो आज की इस कहानी की गहराइयों में उतरने के बाद एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, कि एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई किसी न किसी तरह से दोषी है, जहां हर किरदार ने अपने हाथ गंदे किए हैं, क्या वहां कोई सच में निर्दोष हो सकता है? या फिर महत्वाकांक्षा एक ऐसा जहर है जो एक बार चखने के बाद हर किसी को अपनी चपेट में ले ही लेता है।